तो चलो अब करते हैं, वापस एसएचएम में आते हैं। एसएचएम में कल मैंने देखा था ये वाला सवाल, मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नहीं सर। ओके। सर एक मिनट रुको सर। सर हाँ, क्या करना है तेरे को? हो गया सर। हाँ, तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज ये है एम मास, स्प्रिंग, ये है स्मूथ, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर अभी क्या किया कि यहाँ से एक पार्टिकल है या आप समझ लो गोली है, और ये गोली आती है इधर v नॉट स्पीड से। इसका मास भी क्या है, सेम है, यानी कि ये भी m है और ये भी m है। ठीक है, तो सवाल लिखें। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। Spring is in natural length. Spring is in natural length. A bullet of mass m, a bullet of mass m moving with velocity v naught, moving with velocity v naught, collides with the block, collides with the block perfectly inelastically, perfectly inelastically. Find the time period of SHM and amplitude of SHM. Time period of SHM and amplitude of SHM. शुरू हो जाओ। टाइम पीरियड बताओ। 2m/की, बिल्कुल सही। 2m और अपना बन जाता है क्या रे, एम्पलीट्यूड। सॉरी। हाँ भाई, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है इसका v नॉट, और ये कोलाइड करता है कब, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा। फिर मैंने ब्लॉक को यहाँ पर टकराया, तो मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही ये टकराएगा तो इसकी जो स्पीड थी उसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू कर देगी, है ना। जो ये स्पीड थी उसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू कर देगी। तो अभी सबसे पहले तो बताइए कि स्प्रिंग फोर्स इज इट इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स? नॉन इम्पल्सिव। ठीक है, नॉन इम्पल्सिव है, इसका मतलब बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में क्या ये मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्प्रिंग का फोर्स लगभग जीरो के आसपास था। जब ये ऐसे हल्का सा भी कंप्रेस हुआ होगा ना, तो फोर्स भी बहुत ही कम होगा, प्लस
बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं ये कहता हूं कि भैया दिस इज नॉन इम्पल्सिव, तो इसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा तो सही, लेकिन वो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि भैया वो अपने को दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं सिंस स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि भैया मोमेंटम चेंज तो होगा क्योंकि फोर्स है, लेकिन वो इतना छोटा होगा कि वो हम अप्रोक्सीमेटली हटा सकते हैं कि भैया हट जाओ, हम तो सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर कंसेप्चुअली अगर बात की जाए तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा, क्योंकि वो छोटा सा भी चेंज हुआ तो वो तो चेंज है ना। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि बाबा वो जो चेंज है ना, जो छोटू सा चेंज हुआ है वो इतना कोई खास नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि हमारा मोमेंटम अगर 10,000 था तो चेंज आया है उसमें 0.00001, तो 10,000 में से 0.01 का चेंज आएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि प्रैक्टिकली we can conserve linear momentum। तो यहां से कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं mv0, दिस इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम, एंड बाद में दोनों क्या हो चुके हैं बोलो, जब टकराए तो चिपक गए बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिकली। इसका मतलब टोटल मास जो फाइनल हो चुका है दैट इज 2m, और मान लेते हैं टकराने के बाद में इसकी जो स्पीड हो चुकी है वो है v, तो v इज कमिंग आउट टू बी v0/2 एंड दैट्स द स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो ये आ चुकी है स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। चलो ठीक है, तो मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन वाला, तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसके अंदर में बुलेट बैठी है, ये बुलेट बैठी हुई है, इसका टोटल मास हो चुका है 2m, एंड यहाँ पर इसकी जो स्पीड बन चुकी है वो मैंने कह दिया v। अच्छा, यहाँ पर स्प्रिंग बताइए इनिशियली इसकी लेंथ क्या रही होगी? हाँ नेचुरल लेंथ L0, बिल्कुल, ये क्या रही होगी, नेचुरल लेंथ पर रही होगी, नेचुरल लेंथ। यानी कि स्प्रिंग फोर्स बताइए क्या रहा, जीरो रहा। स्प्रिंग फोर्स जीरो रहा, तो इस बॉडी पर लगने वाली अभी नेट फोर्स कितना है, 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन हुई, मीन पोजीशन। तो दिस इज मीन पोजीशन, ये आ गया है मीन पोजीशन। इसके बाद में मैं देखता हूं कि अब ये कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, तो कभी ना कभी तो एक पॉइंट आएगा जहां पर पे उसकी स्पीड जीरो, स्पीड जीरो, ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मीन पोजीशन और स्पीड जीरो के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो मैं लिख सकता हूं कि बाबा मीन पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन की वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतना समझते हैं? हाँ सर। तो मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। तो अभी यहां से आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन, बताओ क्या लिखें, हाफ 2m इंटू स्पीड v का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया तो क्या हो जाएगा, हाफ k इंटू ए स्क्वायर। तो 2 से तो 2 गया, यहां से आ चुका है m, और v की वैल्यू कितना है, v0/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू
एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2k 2k। का अंडर रूट। सही है, देखो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर, हाँ हाँ सर। सही आ गया। तो ये एक एम्पलीट्यूड आ चुका है हमारे पास में। तो दिस इज वन मेथड, तो मेथड नंबर 1 टू फाइंड एम्पलीट्यूड। दूसरा है हम निकालते हैं, मुझे पता है मीन पोजीशन की जो वेलोसिटी लिखी जाती है वो लिखी जाती है वी मीन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। और ये कितनी आ चुकी है, दिस इज वी नॉट बाई 2। ओमेगा की वैल्यू जरा सोच के बताइए कितनी बनेगी। 2/t अरे ओमेगा k/2m रूट k/2m 2m इंटू ए, खत्म बात। तो ए यहां से आ चुका है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो हमारे पास बन चुकी है मतलब स्पीड वगैरह आ गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड पार्ट, ये मेथड 2 हो चुका है। एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ से भी निकाल लिया, एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ से निकाल लिया, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप निकाल सकते हैं। अगला है मेरे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि वहाँ पास स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो वो लिख सकता हूँ एफ नेट ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू एक्स लिखा जाएगा। और यहाँ पर मास कितना है 2m इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू के बाई 2m इंटू एक्स। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है के अपॉन 2m, तो ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है रूट ओवर के अपॉन 2m। तो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो भी हमने देख लिया है। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। अब तीसरा पार्ट इस सवाल का है, 2 पार्ट तो हमने कर लिए। थर्ड पार्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट जो इक्वेशन ऑफ SHM बनेगी, जरा वो बताइए क्या होगा। सर ऊपर लेना था, ये लो। ऊपर सर थोड़ा, बस 1 मिनट सर। सर वो ए sin ओमेगा टी चाहिए। क्या होगा? हाँ सर मिस्टेक हो गया। तो अगला है क्या होगा बोलो? इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट मीन पोजीशन। अरे बड़ा आसान है यार, क्या इतना लोड ले रहे हो? ए sin ओमेगा टी है। ए साइन ओमेगा टी होगा। मुझे पता है कि कोई जनरल इक्वेशन जो लिखी जाती है दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ सवाल है कि फाई कैसे निकाला जाए। तो जब ये मीन पोजीशन पर था तो ये कहाँ है? मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है ना, टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम जा रहा था। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियली block is at mean position and moving towards positive extreme। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि x की वैल्यू जब 0 कर दी जाए, यार मुझे पता है t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई। इसका मतलब साइन फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फाई के 2 पॉसिबल आंसर्स यहाँ से बन सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू पाई। इनमें से एक ही हो सकता है, क्या करें बोलो? जीरो। पाई क्यों नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। हाँ, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सट्रीम, इसी वजह से दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि फेजर से हमें पता लग जाएगा कि बाबा अगर पाई एंगल होता ना तो वो नेगेटिव एक्स एक्सट्रीम की तरफ जाता।
तो इसीलिए पाई को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन के लिए ए पता लग चुका है, ओमेगा पता लग चुका है, फाइल पता लग चुका है, हेंस पूरी इक्वेशन मालूम हो चुकी है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट लिखें तो x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2k, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2k साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर k बाय 2m इंटू टी प्लस 0, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। कोई डाउट? नहीं नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दैट सेज अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप कर दोगे। एंड मास एम है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के कि इनिशियली ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ठीक है, इज एट रेस्ट। फिर क्या होगा कि एक बुलेट आई एंड कहाँ से मारे हम, ऊपर से मार देते हैं। ये एक बुलेट आई जिसका मास m है और ये v नॉट से आई। अ बुलेट ऑफ मास m एंड स्पीड v नॉट, स्पीड v नॉट क्या रे, कोलाइड्स विद ब्लॉक perfectly inelastically। तो अपने को पूछा है पहला क्या रे, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। टाइम पीरियड। दूसरा आपसे पूछा है क्या रे, एम्पलीट्यूड। एंड तीसरा आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ SHM with respect to mean position। शुरू हो जाओ। दोनों स्मॉल m ही है ना? दोनों मासेस सेम है, इक्वल मासेस। टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। टाइम पीरियड तो सेम आ जाएगा। क्यों सेम आएगा बाबा? सर जब कोलाइड करेंगे तो हाँ, तो ठीक है, और बोलो। मैं सर आ जाएंगे ना। एम्पलीट्यूड mg बाय तो 2m/k होगा ना, बताओ। mg आएगा सर। हाँ मतलब टाइम पीरियड इज सेम, ये तो हो गया। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। mg बाय k mg अपॉन k। ओके, ये तो मुझे सही लग नहीं रहा, मुझे mg अपॉन k। सर थोड़ा गंदा कैलकुलेशन आ रहा। गंदा नहीं, अच्छा ही है, थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। सर m v नॉट स्क्वायर प्लस mg बाय k अंडर रूट में। क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड कितना? m v नॉट स्क्वायर प्लस mg प्लस mg बाय k अंडर रूट में। अंडर रूट में। तो कैसे किया रे बड़ा ये कैसे आया? किस फंडे से निकाला ये? सर वो एनर्जी कंजर्व करी। तो एनर्जी में आपको पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी, एक तो ग्रेविटेशन वाली, एक हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, और काइनेटिक एनर्जी भी। हाँ देखिए तीनों। ओके, तो चलो ठीक है, एक बार आंसर अभी रखो, अभी चेक करते हैं कि सही आया कि नहीं आया।
तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ। तो टाइम पीरियड के लिए मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर क्या लिखूँ, के अपॉन 2m। क्या ये अफेक्ट होगा क्या? ये तो बिल्कुल वही बन जाएगा जो अभी पिछले सवाल में था, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन आ गया, mg वाला ग्रेविटेशन वाला फोर्स आ गया, और वो तो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो टाइम पीरियड हमारे पास बिल्कुल वही बना जो पहले बना हुआ था। ठीक है, तो पहला काम तो बड़ा आसान था, वो हमने कर दिया। अगला है एम्पलीट्यूड, और ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो ज़रा सोचो। जहाँ पर ये टकराया, मतलब ये जो पोजीशन थी, टकराने के बाद में ये अपना यहाँ पर इस पार्टिकल पर क्या नेट फोर्स इस पॉइंट पर 0 रह पाएगा? नहीं। नहीं रह पाएगा। नेट फोर्स किधर होगा? नीचे। नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब मैं अगर पूछता हूँ कि ये जो इनिशियल पोजीशन है क्या ये मीन पोजीशन होगी? नहीं सर। नहीं होगी। इसका मतलब मीन पोजीशन कहीं नीचे शिफ्ट हो चुकी होगी। हाँ। मीन पोजीशन कुछ नीचे शिफ्ट हो गई, और इस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि बाबा ये दूरी लेट से मैंने लिख दिया है x, और ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड रहा होगा ना, तो मैंने मान लिया कि दिस इज क्या नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हाँ। तो मैंने ये लिखा दिस इज नेचुरल लेंथ, और ये दूरी कोई बता सकता है कितनी रही होगी? mg/k रही होगी। मैंने इसे x0 के रूप में लिख देना है। तो मीन पोजीशन का मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0, तो f नेट 0। इसका मतलब इस ब्लॉक पर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो दो फोर्सेस लगते हुए दिखेंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा बोलो मीन पोजीशन पर जब पहुंचा? तो kx ये लगेगा k इंटू टोटल एक्सटेंशन, यानी कि x प्लस x0। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? दैट वुड बी टोटल मास। कितना है इसका? 2mg। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस x0 k x प्लस x0 माइनस 2mg बराबर 0। तो यहाँ से आया kx प्लस k x0 माइनस 2mg बराबर 0। तो देखना यहाँ से k x0 बराबर mg तो हमने लिख लिया ना पहले से, k x0 बराबर mg। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ kx प्लस k x0 की जगह mg माइनस 2mg बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है mg/k। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या लिखी जाएगी? स्पीड आफ्टर कोलिजन क्या पे सर? 0 v0/2। जस्ट आफ्टर द कोलिजन स्पीड क्या लिखी जाएगी? v0/2। इस पॉइंट v0/2। v0/2 कैसे पता लगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन बच्चा यहाँ तो स्प्रिंग फोर्स भी है और साथ ही साथ ग्रेविटेशन फोर्स भी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे किया? दोनों नॉन इम्पल्सिव है ना? दोनों नॉन इम्पल्सिव है। छोटे टाइम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया मैग्नीट्यूड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0। बाद में दोनों चिपक गए क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि बाबा पहला मोमेंटम है mv0, बाद में हो जाएगा 2m इंटू v। तो इसका मतलब v की वैल्यू आ गई है v0/2। ये लिख कर बताऊं कि समझ गए? समझ गए। अच्छा, ये जो इनिशियल पोजीशन है क्या ये मीन पोजीशन है? नहीं है। नहीं। तो ये इसकी मैं बात करता हूं तो भैया मैं ये कह सकता हूं कि मीन पोजीशन से ये x दूरी पर एग्जिस्ट करता है। क्या ये x की वैल्यू मुझे मालूम है? हाँ। बिल्कुल मालूम है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एम्पलीट्यूड। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर मुझे बहुत हेल्प करता हुआ दिखेगा। एक तरीका तो है एनर्जी कंजर्वेशन, उससे थोड़ा लंबा जाएगा, दिमाग के धज्जे उड़ जाएंगे। लेकिन दूसरा जो है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो चमक जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को ओमेगा मालूम है, मुझे स्पीड मालूम है उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट का मीन पोजीशन से दूरी भी मालूम है। तो इसका मतलब बल्ले बल्ले हो गया अपना यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वही हम चाहते थे। तो v की वैल्यू क्या लिखें बोलो? v0/2। v0/2। ओमेगा की वैल्यू
रूट ओवर k by 2m रूट k by 2m k/2m और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? mg by k mg/k का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है स्क्वायर कर लेना चाहिए अपने को। तो स्क्वायर किया तो ये आ गया v0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू k/2/4 आएगा, बाय 4 k/2m रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस mg/k का होल स्क्वायर। अरे क्या यार, ये रूट भी नहीं आएगा, स्क्वायर कटे ना दोनों साइड, तो दोनों साइड ये आ गया। फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये आ चुका है ए स्क्वायर माइनस mg/k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, mv0 स्क्वायर अपॉन 2k, इतना आ चुका है ना। हाँ जी। और यहाँ से आया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv0 स्क्वायर अपॉन 2k प्लस mg अपॉन k का होल स्क्वायर, और ए अगर चाहिए तो भैया ये आ चुका है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। किसी का आया था ये आंसर एम्पलीट्यूड के लिए? नीचे का 2 नहीं आया था। नीचे का 2 नहीं आया था, ठीक है, तो मतलब नहीं आया तो ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ करी है? नहीं सर, वो v0 स्क्वायर का 4 नहीं लिया था, v0/2 का स्क्वायर। ओके ओके ओके, बाकी किया सब कुछ सेम? हाँ ओके वेरी गुड। तो यहाँ से एक तरीका तो हमने ये लिख लिया। सर कोई और तरीका है एम्पलीट्यूड निकालने का? जी बिल्कुल है। कौन सा है? हमें पता है कि बाबा जब ये यहाँ पर होगा तो मैं क्या करता हूँ कि बाबा इस पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँचा के उसका एनर्जी कंजर्वेशन करवा दूँ। लेकिन क्या है ना, उसके दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती है उसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और ध्यान देना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखना पड़ेगा हाफ के इंटू टोटल एक्सटेंशन या टोटल कंप्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो बड़ा हेडेक वाला काम हो जाएगा, गंदी क्वाड्रेटिक बनती। हाँ, तो वो बड़ा हेडेक वाला काम हो जाएगा। तो इससे करोगे तो अपनी लाइफ जो है काफी सुखद रहेगी, जल्दी रिजल्ट में हम पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब तीसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू SHM ऑफ द पार्टिकल, मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। x equal to x naught plus a sin omega t। कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू x naught plus a sin omega t। x नॉट प्लस ए साइन, नहीं रे बाबा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन लिखना है ना, तो x नॉट क्यों आएगा? नो समझा कि नहीं समझा? अरे भैया, जब मीन पोजीशन के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते हैं तो x नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 करते हैं। नहीं समझा? हाँ, तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इतना करना पड़ेगा। इसमें से क्या क्या चीज़ें पता है अपने को? इसमें से अपने को ओमेगा पता है, ए पता है, अननोन कौन है? 5 है। ज़रा सोचो 5 कैसे निकालें? फेजर बना लेते हैं, फेजर बना लेते हैं। फेजर में बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए पार्टिकल? नहीं रे बाबा, फोर्थ में नहीं होगा, थर्ड नहीं, थर्ड में भी नहीं होगा, सेकंड पोजीशन की तरफ। ये अपना मीन पोजीशन है ना, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है कि नीचे है? बताओ अभी सवाल में। नीचे। अरे पार्टिकल ऊपर है गधा, ये देख मीन पोजीशन ये रही और ये रही इनिशियल। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है, इसका मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। सर भाई ये ऊपर कैसे समझा? ये वो तो हमने ड्रॉ वैसा किया इसलिए ना। ये रहा इनिशियल और ये रहा मीन। अब कौन ऊपर है और कौन नीचे है ये बता।
अरे नहीं, वो तो अभी अपन ने ऐसा ड्रॉ किया, अगर इसको हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते तो हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हाँ सर, तो हो गए ना। हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर लिया और मान लिया कि एक mg फोर्स राइट में लग रहा है। हाँ एक मिनट रुक, फिर तू मीन पोजीशन हाँ। के लेफ्ट में आ गया, ऐसा कह रहा है? हाँ, तब तो लेफ्ट आ गया ना। ओके 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 ओके, तो उस और तू तू इसको ऐसे लेटा के कर रहा है। चल इसका मैं समझ गया तेरा डाउट क्या है। डाउट ये है कि बाबा पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम कौन सा है, ये डिफाइन कर देंगे तो तेरा डाउट खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भैया ये वाला मेन पोजीशन है, ऊपर वाला जो है ये मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम कह दिया, ये मैंने पॉजिटिव कह एक्सट्रीम दिया, कह ओके, दिया, हाँ, और समझा। नीचे वाला नेगेटिव एक्सट्रीम, तो तेरा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले जो एक्सट्रीम होगा उसको मैंने नेगेटिव एक्सट्रीम कह दिया। तो मैं देखता हूँ कि बाबा पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम और मीन के बीच में है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट या सेकंड में हो चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में इसका फेजर बन सकता है। इनमें से कौन सा चूज करें? सेकंड वाला सेकंड वाला। रीजन? मीन पोजीशन की तरफ मीन आ रहा है। पोजीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है जो सवाल में दिया गया है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। दैट्स वाई मुझे एक ऐसा फेजर ढूंढना पड़ेगा जो कि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ t इक्वस टू 0 पर मीन पोजीशन से इसकी दूरी कितनी थी? वो तो x थी, और x की वैल्यू कितनी थी? mg/k थी। तो इसका मतलब क्या मुझे ये दूरी पता लग चुकी है? इसका मतलब क्या मुझे ये दूरी पता लग चुकी है? यस और नो? यस। बिल्कुल। क्या मुझे एम्पलीट्यूड पता है इसका? हाँ पता। तो इसका मतलब लेट्स से ये एंगल मैंने थीटा लिख दिया, तो मैं क्या साइन थीटा लिख सकता हूँ? हाँ वो हो जाएगा x/a। x की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू पता है, तो थीटा आ गया। थीटा आ गया तो क्या फाई हमारा थीटा के बराबर होगा? नहीं, कितना होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमारा ये बन चुका है फाई, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये इस प्रकार से पाई माइनस थीटा बन चुका है। थीटा की वैल्यू आ चुकी है x/a। अब x की वैल्यू पता है mg/k, और a की वैल्यू इतनी बड़ी सारी अपने को पता है। तो ध्यान रखना, सवाल में जो दिया जाएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, है ना, कुछ वैल्यूज़ दे दी जाए तो ये कुछ एक नंबर बन जाएगा। नंबर बन गया तो फिर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो डरो मत इस सवाल को देख के, समझ रहे हो ना? यस। ओके। हाँ अगर मैं करता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडरिंग क्या रहे, कंसीडरिंग इनिशियल पोजीशन एज origin and downward direction as negative direction, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट द ओरिजिन क्या लिखा जाएगा। बोलो।
इतना टाइम तो मत लो, सब कुछ कर लिया अपन ने। माइनस रूट ओवर एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2k साइन अरे ए के टर्म्स में डाल देना, इतना लंबा मत बता कि ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अबे वो तो मीन पोजीशन के अबाउट होता है। अगर ओरिजिन को मीन Plot हो पोजीशन जाएगा कर ना। दिया जाए तो होगा क्या होगा, फिर आगे इसमें चेंज कुछ करना पड़ेगा ना अपने को। प्लस एक्स नॉट डाल देंगे, प्लस जहाँ एक्स पे नॉट एक्स डाल नॉट मीन पोजीशन। हाँ देखो क्या होगा कि मुझे पता है कि मीन पोजीशन के अबाउट उसकी जो उसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी, तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन ऑफ SHM अबाउट मीन पोजीशन, तो वो आ चुकी है, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सभी वैल्यूज पता है अपने को, ए साइन मतलब ए ओमेगा फाइव सब पता लग चुका है। तो मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इतना है, और मीन पोजीशन खुद ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ओरिजिन है उसको शिफ्ट करते हैं। तो मुझे पता है पोजीशन ऑफ, मतलब लाइक ये एक्स लिख दिया मैंने जनरल, माइनस पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, और वो कितना लिखा जाएगा, माइनस mg/k। समझ रहे हो क्या, इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बताओ कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड। अपवर्ड। तो इसका Upward मतलब ये ओरिजिन अगर बना दिया, ये अगर मैंने ओरिजिन बना दिया, तो ये नीचे वाली जो पोजीशन लिखी जाएगी एक्स में नेगेटिव आ जाएगी। कितनी नेगेटिव आ जाएगी, माइनस mg/k। तो इसका जो एक्स नॉट ही रहेगा ना, इसका जो एक्स नॉट रहा है ना, वो माइनस mg/k हो चुका है। तो मैंने यहां क्या लिखा है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? हाँ सर। अरे भैया यही तो किया था अपन ने, जब ओरिजिन से शिफ्ट कर दिया तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन सर। ओमेगा टी प्लस फाइव। बट इस सवाल में एक्स नॉट की वैल्यू को माइनस mg/k अपन ने कर दिया है। अब मुझे लगता है हो गया होगा। हाँ सर। डन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना था क्या, ये कर लिया सब कुछ? एक मिनट, इधर वाला और ऊपर, थोड़ा ऊपर। डन। हाँ सर। रेंडरिंग करा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर दिया है। ये स्प्रिंग है, ये के है, और अभी ये नेचुरल लेंथ पर था, सब कुछ सही था। फिर मैंने क्या कर दिया कि ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, इज स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ब्लॉक तो क्या कंप्रेस किया जाएगा, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय √2 मीटर, ठीक है। एंड ब्लॉक इज एज शोन इन फिगर। यानी कि ये जो सिचुएशन है अभी, ब्लॉक इज इन कंप्रेस स्टेट, यहां पर ये जो स्प्रिंग है वो अभी कंप्रेस हो रखी है। और फिर हमने क्या कर दिया, यहां पर इस ब्लॉक से दीवार बना दी, कितनी दूरी पर, 1/√2 पर। तो क्वेश्चन समझ रहे हो कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया कितना, √2 मीटर। फिर उसके बाद में उस कंप्रेस सिचुएशन में हमने यहां पर दीवार बनवा दी, दीवार बनवा दी, तो यहां पर मैं ब्लॉक को अब रिलीज करने वाला हूं, ठीक है। तो नाउ ब्लॉक कोलाइड्स विद वॉल perfectly elastically. Find time period. Find time period of the block.
बोलो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, यही समझा दो पहले तो। टू पाई बाय 3 ओमेगा। 2π/3 ओमेगा, हाँ सही। बाकी लोग अरे बाबा जल्दी से बताओ क्या करें, हो क्या रहा होगा, ये सिचुएशन ही बता दो, सवाल छोड़ो। सबसे पहले तो देखते हैं इसकी मीन पोजीशन क्या है। तो कहाँ होगी मीन पोजीशन? राइट। राइट मतलब दीवार के राइट। दीवार के भी राइट में। तो एक्चुअली ये बताओ, अगर मैं एम्पलीट्यूड को ए लिखता हूँ और ए की वैल्यू √2 है, तो बताओ दीवार और ब्लॉक के बीच की दूरी कितनी है? A/2। A/2 हो चुकी है। और इसका मतलब मेरे पास में ये, अगर मीन पोजीशन ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो यहाँ कहीं मिलेगी, लेकिन बीच में आ जाएगी दीवार। तो ब्लॉक को अगर रिलीज कर दिया जाए, है ना, ब्लॉक को अगर रिलीज कर दिया जाए तो मैं देखता हूँ कि भैया ब्लॉक जाएगा इधर। तो सिंस ये जो दूरी है इसको हमने दे दिया है √2 और उसको मैंने a लिखा, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√2। इसको अगर आप देखें तो ये A/2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी A/2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ कि बाबा ये वाली डायरेक्शन अगर मैंने नेगेटिव बोल दिया और इससे इधर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, तो अभी फेजर बना लें तो अपनी लाइफ हो जाएगी सेट। तो देखो क्या होगा, ब्लॉक आया, दीवार से टकराया, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से जितनी स्पीड से आया था। फिर कहा यहाँ तक पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर नो एनर्जी लॉसेस। इसका मतलब ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है ना, वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, एंड सो ऑन। ये टकरा रहा है वापस आ रहा है, टकरा रहा है वापस आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि भैया सबसे पहले अगर फेजर बनाया जाए तो बताइए ये मीन पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में है या मीन पोजीशन और राइट पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में है? पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच। देख के बताओ भाई। पॉजिटिव। अरे यार ये लिखा तो मैंने नहीं। मीन पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कह दिया, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दिया। हाँ सर। तो ये कहाँ आ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे के शुरुआत की है इसने। जब शुरुआत करी अपने जीवन की तो रेस्ट से शुरू किया, रेस्ट से शुरू किया, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू किया। फिर ये कुछ चला है अपना फेज़र, और फेज़र चला है कहाँ तक पहुँच पाया है, जब तक इसकी मीन पोजीशन से दूरी कितनी हो गई है, A/2। A/2। तो जैसे ही दूरी A/2 हुई तो हमें यहाँ पर है ना एक अंबुजा सीमेंट की दीवार मिल गई। वो दीवार टूटेगी क्या, बोलो? नहीं टूटेगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, टकराया।
तो अब इसको टकरा के वापस आना पड़ेगा। वापस आया तो इसका मतलब ये मीन पोजीशन से a/2 दूरी पर है और मीन पोजीशन से मतलब -a/2 दूरी पर है और मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो फेजर कहां बनेगा इसका? इसका फेजर कहां बनेगा? बना दिया मैंने कलर, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वहां बन जाएगा। तो फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन के पास में आया, फिर वापस ये इस तरह से जाने की कोशिश करी, फिर दीवार मिल गई। फिर अंबुजा सीमेंट की दीवार थी, ई की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से वापस लौटा दिया जाएगा। लौटा दिया गया तो इसका मतलब वापस ये इस तरीके के मोशन ये करता रहेगा। तो चलिए बताइए, ये एंगल कोई बता सकता है कितना होगा? 30 डिग्री। दिस लेंथ इज a/2, ये जो रेडियस होगा वो a होगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 30 डिग्री। 4π/3 ओमेगा आता शायद। तो ये अगर 30 डिग्री आ गया तो इसका मतलब मैं देखता हूँ कि ये वाला जो एंगल बनेगा दैट वुड बी 60 डिग्री और सिमिलरली ये वाला जो एंगल बनेगा दैट वुड बी 60 डिग्री। तो टोटल एंगल जो ये घूम रहा है एक चक्कर में वो है 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। और ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा में कोई चेंज थोड़े ना हुआ, तो ओमेगा तो हमारे पास बन चुका है √k/m। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो यहां से मैं अगर टाइम लिखना चाहूं, टाइम पीरियड यानी कि एक चक्कर का टाइम, तो एक चक्कर में एंगल कितना घूमा? दैट इज 2π/3। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमा? वो ओमेगा से घूमा। तो ये आ चुका है 2π/3 डिवाइड बाय √, क्या जाएगा? k/m। तो ये आ गया 2π/3 √m/k एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखो समझो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का टाइम। मतलब जहां से चालू किया था वापस वहां पे ही आना ना? वापस वहां तक आने में कितना टाइम लगा? तो फिर तो ये 2π का डबल हो जाएगा ना, नहीं मतलब होगा। 4π/3 एंगल होगा ना? नहीं होगा ना, 60 डिग्री है तो ये π/6 और π/6, तो सॉरी π/3 और π/3, तो 2π/3। हाँ वो तो इस इतने टाइम में दूसरे एंड तक पहुंच गया, अभी वापस भी तो आना है ना उसको। अरे देख, यहां से शुरू किया, ये इधर चला, हाँ फिर यहां तक हाँ। पहुंच गया, तो ये वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया ना। ओके ओके, हाँ 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 सही है। तो 2π/3 वुड बी दी Yes. एंगल जिसमें कि एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी बोलो, एनी डाउट? सर ये बताने में इसमें फिर से बताऊं? चलो बता, सवाल में हो क्या रहा था, थोड़ा सा मुझे ये बता। सर वो 2π/3 वो एंगल के 2π/3 एंगल, पहले ये बता कि वो 30 डिग्री समझ में आया ये वाला? हाँ सर। ठीक है, अब मैं फेजर शुरू करता हूं। तो फेजर में देखो कि ये इनिशियल पोजीशन में इसकी स्पीड क्या है? 0 है। कहां पर है ये? नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है? नेगेटिव एक्सट्रीम पर है या पॉजिटिव? नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है और इसको छोड़ दिया गया तो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये दिखने में, देखना मैं कैसे ये ऐसा बनेगा, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बीच में कौन है? बीच में कौन है? दीवार है। दीवार टकरा रही है, दीवार में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो दीवार मीन पोजीशन तक पहुंचने देगी क्या? नहीं देगी। इसका मतलब मैं देखता हूं कि बाबा यहां से यहां तक गया, अब दीवार आ गई तो मीन पोजीशन तक जाने नहीं दे रही है। दीवार में बोलती है कि भैया यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि जितनी स्पीड से आया था उतनी स्पीड से इसने वापस चला जाना है। और वापस चला गया तो अब इसकी सिचुएशन क्या हो गई है? मीन पोजीशन से a/2 नीचे की तरफ और मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, यानी कि फेजर कहां बनेगा उसका? यहां बन जाएगा। समझे?
नहीं sir. अरे यार अब कैसे समझाऊं? हे भगवान, क्या नहीं समझा ये बता। अरे बोलेगा अब क्या नहीं समझा? मुझे बताएं. हम्म। बोलो। अगर तुम्हारी तरफ से नहीं आएगा तो यार मेरी तरफ से क्या उम्मीद करोगे तुम? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना समझना कुछ होता है तो पूछना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, यहाँ पर दिया है इस ब्लॉक का मास m, इस ब्लॉक का भी मास m, इक्वल मासेस हैं। लेट्स से मैंने क्या दिया, इस ब्लॉक को a, इस ब्लॉक को b, और ये वर्टिकली इस तरह से स्प्रिंग पर रखा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k है ना, ये बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखें स्प्रिंग इज अटैच्ड, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक B, to a block B and ground as shown in figure, and ground as shown in figure. Another block A is kept, another block A is kept another block A is kept on block B, on block B as shown in figure. As shown in figure. Find the maximum amplitude of oscillation. Find the maximum amplitude of oscillation so that two blocks will never lose contact. हाँ जी,
अरे कुछ तो बताओ क्या होना चाहिए इधर। अच्छा ये बताओ कि चलो मैंने इसको मान लिया मीन पोजीशन, ये मान लिया अभी मीन पोजीशन पर है, ये ऊपर की तरफ कोई एक्सट्रीम होगा और नीचे की तरफ कोई एक्सट्रीम होगा, है ना, दो एक्सट्रीम होंगे, उसके बीच में एसएचएम कर रहा होगा। तो ज़रा ये बताओ कि मीन पोजीशन से ऊपर जाने पर कांटेक्ट लूज होने के चांसेस हैं या मीन पोजीशन से नीचे जाने पर कांटेक्ट लूज होने के चांसेस हैं? नीचे जाने पर। नीचे जाने पर, एंड द आंसर इज रॉन्ग। ऊपर ना? ऊपर जाने पर। क्यों? सीधा ऊपर अगर जाएगा तो मैं देखता हूँ मीन पोजीशन की तरफ ऑलवेज एक्सेलेरेशन होगा। तो ये ब्लॉक अगर ऊपर चले गए, मान लो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये मीन पोजीशन से x दूरी ऊपर चले गए, मीन पोजीशन से x दूरी ऊपर चले गए, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहाँ होगा? सेंटर की तरफ, मतलब मीन की तरफ या ऊपर की तरफ? किस तरफ होगा एक्सेलरेशन? तो मैं एक काम करता हूँ कि बाबा यहाँ पर इसी पर बैठ जाता हूँ। किस पर? ब्लॉक बी पर। तो इसका मतलब इस पर ए पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स का, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगने वाला है mg। और कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे रेस्पेक्ट में जब मैं इस पर बैठ गया तो बताओ यहाँ पर इस पर क्या फील, मतलब इसको क्या दिखेगा? ब्लॉक ए चलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो मैं लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन कौन सा? बी, ब्लॉक ए इज एट रेस्ट, हेंस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल कितना आ गया? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अभी देखो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाएंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ते गए x की, मतलब दूर जाते गए मीन पोजीशन से, x की वैल्यू बढ़ती गई। x की मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी, मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो रही है बोलो? कम हो रही है। तो अगर मुझे कांटेक्ट लूज होने से बचाना है तो सभी पोजीशन में कांटेक्ट लूज होने से बचाना पड़ेगा। तो भैया जहां पर x की वैल्यू मैक्सिमम है ना, तो कांटेक्ट लूज होने के चांसेस वहां पर सबसे ज्यादा हैं। तो अगर वहां पर बच गया तो सब जगह बच जाएगा। तो मैं देखता हूं कि एट x इक्वल्स टू a कांटेक्ट लूज probability is high, probability is maximum in fact। तो अभी मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, तो मैंने एम्पलीट्यूड को बढ़ाता गया। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू a। तो भैया मैंने एम्पलीट्यूड को अगर इंक्रीज कर दिया ना एसएचएम के, तो नॉर्मल कम होता गया है, और जस्ट एट अ पोजीशन जहां पर कि नॉर्मल 0 हुआ वो बन जाएगा हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड रखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर मैं लिखता हूं कि फॉर a इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लिखा जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर a मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a मैक्सिमम इज इक्वल्स टू mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। And that's the final answer. Done? ओके तो अपना होमवर्क में एक्सरसाइज S1 के पहले 10 सवाल तो हैं ही, साथ ही साथ O1 के पहले 15 सवाल, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। तो कल इसको डिस्कस करेंगे। चलो